नमस्कार। आज मैं एक विद्वान आचार्य शैलेंद्र पाराशर जी के निवास पर आया हूं उनसे बातचीत करने के लिए। और हमारा जो चैनल है यूट्यूब पर साहित्य, संगीत और सिनेमा, उसके लिए मैं आपसे बातचीत करने आया हूं। तो मैं उनके बारे में संक्षिप्त में आपको जानकारी दे रहा हूं। विक्रम विश्वविद्यालय की डॉक्टर अंबेडकर पीठ के पूर्व आचार्य, निदेशक एवं सार्वभौम मानव विकास संस्थान के अध्यक्ष आचार्य शैलेंद्र पाराशर का व्यक्तित्व एवं कृतित्व का फलक बहुआयामी है। आपने समाजशास्त्र एवं राजनीति विज्ञान में पीएचडी, समाज विज्ञान में एमफिल, एलएलबी एवं योग रत्न की उपाधियां अर्जित की है। एक समाज वैज्ञानिक होने के साथ आप ओजस्वी वक्ता, समालोचक, स्तंभकार, उद्घोषक, परामर्शक, वार्ताकार, टिप्पणीकार, स्वतंत्र लेखक, आध्यात्मिक संदेशवाहक एवं मानव सशक्तिकरण के अभिप्रेरक प्रबोधक हैं। आप 5 दशकों से विश्वविद्यालय शिक्षक के रूप में अध्ययन, अध्यापन एवं सृजनात्मक कार्य से जुड़े हैं। आपने अनेक अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, प्रादेशिक एवं स्थानीय संगोष्ठियां, कार्यशालाओं एवं कार्यक्रमों में व्याख्यान, शोध पत्रों का वाचन एवं सहभागिता की है। आपकी 6 पुस्तकें प्रकाशित हैं। आपके निर्देशन में 60 शोधार्थियों ने शोध प्रबंध लिखे हैं। तो नमस्कार सर। नमस्कार। आज साहित्य, संगीत और सिनेमा के लिए आपसे हम कुछ जानना चाहते हैं, तो आपके विचार। वागर्थ विव संप्रक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरौ। सर्वप्रथम वाणी, शब्द और अर्थ जिस तरह से जुड़े रहते हैं, वैसे ही माँ शिव और पार्वती को नमन करता हूँ। निसंदेह कलाओं के अधिष्ठाता देव नटराज की नगरी में, जहाँ पर स्वयं जगत गुरु श्री कृष्ण ने अपने अग्रज बलराम एवं साथी सुदामा के साथ शिक्षा प्राप्त की, जहाँ रहकर जगत गुरु ने अपना ज्ञान प्राप्त किया। उज्जैन की अनेक विशेषताएं, यहाँ राजा भर्तरी भी रहे जिन्होंने नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक लिखा है, और विक्रमादित्य शौर्य पराक्रम के। तो ये नगरी बहुत अच्छी है। और निश्चित रूप से मालवा रंगमंच समिति और विश्व हिंदी अकादमी द्वारा आपने इन 3.5 दशकों से अधिक अवधि में जो साहित्य के, संस्कृति के, समाज के और ललित कलाओं के जो कार्यक्रम आपने उज्जैन, इंदौर, मुंबई और पूरे अन्य शहरों में किए हैं, ये कार्य भी आपका बहुत स्तुत्य है और निश्चित रूप से इस नगरी की सार्थकता है। क्योंकि कृष्ण भी बंसुरी बजाते हैं, जिनके अधरों पर बंसुरी का संगीत रहता है, जिसमें चर और अचर सभी वशीभूत होते हैं। और हमारे भोलेनाथ के हाथ में डमरू रहता है, जिसमें वर्तमान बीच में और एक तरफ अतीत और एक तरफ भविष्य की अनुगूंज और अनुनाद सुनाई देती है। ऐसे नगरी के संस्कारों से आप जहाँ से रहे हैं, वहाँ से आप उसी के अनुकूल ये एक अच्छा काम कर रहे हैं। मैं आपको बधाई देता हूँ। और निश्चित रूप से आपने बहुत काम करके संस्था का नहीं, बल्कि अभी जो कोरोना महामारी जो है, कोविड-19 महामारी में आपने जो 3 महीनों में 100 से अधिक जो प्रस्तुतियां दी हैं, वो कार्यक्रम बताते हैं कि आपने बहुत अच्छा प्रयास किया है। मैं इसके लिए आपको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि कला के प्रति, सिनेमा के प्रति, संगीत के प्रति, साहित्य के प्रति और समाज के प्रति जो सामाजिक सरोकारों से भरा हुआ आपका अनुराग है, उसने बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। मैं विषय में प्रवेश करता हूं, क्योंकि आज का विषय मैंने समाज, संस्कृति, साहित्य और सिनेमा रखा है, इसके अंतर संबंध और इसका प्रभाव। और इसमें ये सारे के सारे जो अंतर संबंध रखे हैं, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वैसे तो हम बहुत संक्षिप्त में बात करने जा रहे हैं, लेकिन हजारों साल के इतिहास को यदि हम देखेंगे तो हम पाएंगे कि अनादिकाल से मनुष्य ने, जब मनु, शत्रुपा या आदम और यूं जो भी नाम रहे हो, स्त्री पुरुष रहे हैं,
जब से अंतर संबंध के समाज का प्रादुर्भाव हुआ है, तब से समाज की उत्पत्ति से मनुष्य ने विधाता का सबसे अच्छी कृति यदि कोई है केशव जी तो मनुष्य है। और स्त्री पुरुष के रूप में जो अंतर संबंध बने तो समाज का वो आदिकालीन स्वरूप से लेकर आखेट और उसके बाद कृषि युग और आधुनिक युग और प्रौद्योगिक युग तक आते 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 उसके पास जो अंतर्निहित शक्तियाँ थीं, जो क्षमता थी, उससे उसने विकास के नए आयाम खोले, नित नया। और अति आधुनिकीकरण और आधुनिकीकरण के वैश्वीकरण के इस युग में उनने समाज, संस्कृति, साहित्य और सिनेमा में जो बदलाव आया है वो उसकी आंतरिक अभिव्यक्तियों का बदलाव है। संस्कृति बहुत से लोग नहीं जानते, पर मैं आपको यह स्पष्ट करना चाहूँगा, समाज शास्त्र का और मैं विद्यार्थी हूँ, तो संस्कृति सीखा हुआ व्यवहार है। संस्कृति मानव समाज का सबसे बड़ा उपहार है, जो एक प्राणी शास्त्रीय सावयव को सामाजिक बनाता है, सामाजिक गुणों से विभूषित करता है। तो उसकी बुद्धि का जो तत्व है, उसने जो भी भौतिक पर्यावरण किया और अभौतिक पर्यावरण का निर्माण किया, वो संस्कृति कहलाती। आप सभ्यता की बात करेंगे तो जितनी भौतिक संस्कृति है वो सभ्यता कहलाती है, जो बाहर दिखती है, वास्तुकलाएं हैं, ललित कलाएं, और जिसमें जो एक्सपांशंस उसने किए हैं। और जो अभौतिक है वो रीति रिवाज हैं, परंपराएं, समितियां हैं, रूढ़ियां इसमें दिखती हैं। तो संस्कृति एक महत्वपूर्ण तत्व है। यदि मनुष्य को सांस्कृतिक पर्यावरण उसने नहीं दिया होता तो मनुष्य पशु तुल्य रहता। इसलिए भर्तृहरि ने भी अपने श्लोक में कहा है कि जो संगीत को नहीं जानता, जो साहित्य को नहीं जानता, वो भी एक निरा पशु जैसा ही है। ये उन्होंने अपने श्लोक में कहा है। तो मनुष्य की मनुष्यता उसकी अभिव्यक्तियों में, उसकी इच्छाओं में, उसकी आवश्यकताओं में मुखरित होती है। और निश्चित रूप से संस्कृति से वो संस्कृतिवान बनता है। साहित्य पर देखें आप तो साहित्य मनुष्य की संवेदनाओं की वाचिक अभिव्यक्ति है, जो भाषा से कहा गया है, जो उसने शब्दों से अभिव्यक्त किया है। और मैं आपको बताऊं कि शब्दों का बड़ा महत्व है। जैसे साइंस में परमाणु का महत्व है, वैसे ही शब्द का साहित्य में महत्व है। और ये बहुत सारे वैज्ञानिक और क्वांटम फिजिक्स पे जो काम हो रहा है वो बताता है कि वो आध्यात्मिक ऊर्जा का रूपांतरण करके विस्फोट करता है, वो आदमी को बदल देता है। तो सद साहित्य का जो निर्माण हुआ, उसके बाद आइए साहित्य के बाद अपन प्रवेश करते हैं सिनेमा। तो सिनेमा का इतिहास पुराना नहीं है। मनुष्य ने अपने अनुरंजन के लिए, मनोरंजन के लिए लोक परंपराएं और नाच और नाटक और मेले और इस तरह से अपने को अभिव्यक्त किया है, क्योंकि उसका जीवन सिर्फ आर्थिक उपार्जन नहीं है, बल्कि अपनी अभिव्यक्तियों के माध्यम से, अपनी कलाओं के माध्यम से, जो कृष्ण का कहा जाता है कि 14 विद्याएं और 64 कलाओं में, तो कला 5000 साल पहलों से और विद्या रही है, जिसमें वो दीक्षांत होने यहाँ आए, मैंने आपको बताया। और उनके अधरों पर बंसी है। जब राधा और गोपियों ने पूछा उनसे कि आपको इतनी सबसे ज़्यादा प्रिय बंसी है, इसकी तो भारी सतह पर बहुत सारी गठाने हैं और आप इसको अधरों पे रखते हैं, ये इतनी प्यारी क्यों है? तो उन्होंने कहा कि देखो, इसकी बाहरी गठाने हो सकती, पर इसका अंतःकरण बिल्कुल शुद्ध और साफ। और जब मेरी सांसों और प्रश्वासों से जब वो अनुगूंज होती है तो चर और अचर पूरा वशीभूत। तो ये संगीत का महत्व है, ये कलाओं का महत्व है, जो आदमी के उसमें मुखरित होता है। और 21वीं शताब्दी तक आते आते उसने बहुत विकास किया है। सिनेमा मनोरंजन से जुड़ा है, सिनेमा में भी अंतर संबंध है पूरे समाज को, पूरे साहित्य को, क्योंकि उसमें कथा लगती है, उसमें कहानी लगती है। वो उस कथा के माध्यम से अपनी बात कहते हैं और उसमें सारा ललित कलाएं भी आ जाती हैं, नृत्य हैं, मूर्ति कलाएं, शिल्प हैं। तो मनुष्य की अभिव्यक्ति का सबसे सशक्त माध्यम है, क्योंकि बहुत से साहित्य नहीं पढ़ पाते हैं, बहुत से देख नहीं, तो वो 3 घंटे में मनोरंजन के साथ उसका आनंद लेते हैं। आप सर 5 दशकों से अध्यापन कर रहे हैं, तो भारतीय कला, संस्कृति, साहित्य और शिक्षा, और आप अभी विदेशों में भी काफ़ी रहे हैं, वहाँ आपके व्याख्यान रहे हैं, वहाँ आप संगोष्ठियों में गए हैं, वहाँ पर आपके कई कार्यक्रम। तो इन चारों के प्रति जो यहाँ पर सम्मान है और जितना आदर है और जितना प्रेम और जितनी लगन से, तो पश्चिमी संस्कृति, साहित्य, शिक्षा वहाँ अधिक दिखा आपको कि यहाँ, इसमें कुछ अंतर बताइए। जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा और निश्चित रूप से ये बड़ा ज्ञानवर्धक है, क्योंकि शिक्षा जो है वो मनुष्य को अपने ज्ञान से संबंधित है।
मनुष्य का जो अंतर्निहित ज्ञान और बाह्य ज्ञान है उसको मुखरित करती है। मैं आपको जैसा कह रहा था कि मनुष्य ने क्रमशः युगों से परिवर्तन करते हुए लिया और फिर देश और विदेश के अंदर संस्कृतियों का विकास हुआ, और प्रौद्योगिकी का जैसे जैसे विकास होता गया, जैसे जैसे तकनीक का विकास होता गया, जैसे बुद्धि के नए डायमेंशंस खुलते गए, जैसे जैसे विज्ञान से के आविष्कारों ने क्रांति मचा दी, उससे क्या हुआ कि नई समाज एक स्थिर अवधारणा नहीं है। और मैं आपको बताऊं कि समाज संबंधों का ताना बाना है। जो आपस में अंतर संबंध हैं, जहाँ मनुष्य रहते हैं वो बनाते हैं, और समाज की कोई सीमा नहीं है। एक समाज और बड़े समाज में अंतर है। तो विश्व समाज की जब हम बात करते हैं तो सब सम्मिलित हो जाते हैं। तो ग्रहण करने की और सीखने की जो क्षमता है या रुचि है, ये पश्चिम में ज़्यादा है कि भारत में? देखिए, ये तो मनुष्य की मनोवृत्ति पर है। सीखने की प्रवृत्तियां सब में एक जैसी हैं। आदिम समाज में भी मैं आपको बताऊं कि भाषा के माध्यम से साहित्य है, लोक कलाएं हैं और मनोरंजन है। आप देखेंगे कि बहुत सारे जनजाति जो समाज हैं या जो पुराने समाज है, वो सड़कों पे काम करते, थाली बजाते और रात को सामूहिक नृत्य करते हैं। तो अभिव्यक्तियां और मूल प्रवृत्तियां सारे दूर के मनुष्य की हंसना, रोना, अपने आप को अभिव्यक्त करना एक जैसी है। उसमें कहीं उन्होंने तकनीक के क्षेत्र में, प्रयोगों के क्षेत्र में बहुत सारे काम किए। तो मैं आपसे एक महत्वपूर्ण बात बताता हूँ कि मनुष्य का जो है मस्तिष्क, उसका सबसे बड़ा खजाना उसका विचार है। तो जिसके जैसे विचार जुड़ते हैं, विचार आदत बनता है, आदत जनरीति बनता है और वो आदतें बन जाता है। तो संस्कृतियां और सारी संस्कृतियों का अभ्युदय नदियों के किनारे हुआ। आप अभी शिप्रा पर गए थे तो आपने नदियां, उसकी पूरी संस्कृति के संवाद, और जो देशज स्थिति है, जैसे आप पुराने समाज में जाएंगे या आदिवासी समाज में जाएंगे तो आपको अलग संस्कृति मिलेगी। जो आधुनिक और पाश्चात्य संस्कृति वाले हैं, जो खूब शिक्षा अर्जित करके, और उसमें उनका अलग मिलेगा। और आपको जैसे जैसे आप ग्रामीण समाज में जाएंगे तो अलग मिलेगा, महानगरों में और अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि वैश्वीकरण के इस युग में वसुधैव कुटुंबकम की भावना के अनुकूल पूरा विश्व एक हो रहा है। तो सीखने की प्रवृत्तियां भारतीयों के पास, ये जो कहते हैं कि नहीं है, बल्कि ज़्यादा है। हमने हजारों साल पहले अपनी त्रिदृष्टि से पूरे हमारे ऋषियों महर्षियों ने ब्रह्मांड का ज्ञान अर्जित कर लिया था। उन्होंने पूरी संस्थाएं बनाई, समाज में पूरी व्यवस्थाएं बनाई, और पूरे समाज को व्यवस्थित करने में उन्होंने वो नाम दिए। और वो जो चीज़ है, वो जो भाषा के शब्द के अनुनादों को सुना है, जैसे ओंकार है, तो नासा ने अब रिकॉर्ड किया है कि जब पृथ्वी टूटी है तब वो प्रतिध्वनि हुई है। तो वैज्ञानिक अप्रमाणित कर रहे हैं, पर उन्होंने हजारों साल पहले किया है। भारतीय संस्कृति का अपना एक अलग है। संस्कृतियां भी अलग अलग प्रकार की होती हैं, पर जब दो संस्कृतियां आपस में आती हैं तो उनके व्यवहार बदलते हैं। तो मैं आपको वही कह रहा था कि इन सब का एक पूरा गहरा अंतर संबंध है। और सिनेमा में, जैसे जब सिनेमा शुरू हुआ तो सबसे पहले मूक फिल्में बनी, और मूक फिल्मों में केवल मूक अभिनय होता था। और 1896 के आसपास जब पहली फिल्में बनी, 500,000 फिल्में बनी, फिर उसके बाद और डेवलप हुआ। तो जैसे जैसे वो तकनीक डेवलप होती गई, फास्ट होती गई, चीज़ें बदलती गई, एनिमेशन बदलता गया। अब जो सिनेमा है उसका और मूक फिल्मों के सिनेमा के बीच में इन 125 साल, 124 साल में काफ़ी अंतर हुआ है। और ऋषिकेश मुखर्जी हुए, और श्याम बेनेगल हुए, और ये जो पुराने निर्देशक थे, इन्होंने फणेश्वरनाथ रेणु की कथा और साहित्य को उठाया, क्योंकि स्टोरी चाहिए, मैसेज चाहिए। और ये इतना सशक्त माध्यम है, दृश्य और श्रव्य का सिनेमा, जो समाज को प्रेरणा भी देता है, समाज का मनोरंजन भी करता है, और कथा से लक्ष्य तक पहुंचता है। आप आज फिल्में देखते हैं आजकल की? हाँ, देखता हूँ। जैसे अभी कौन कौन सी देखी? अभी वो बाला जो आई थी वो देखी थी, और अमिताभ बच्चन की, और जो मेरे टीवी पे आती हैं, पर अमूमन मैं कम देखता हूँ। तो कहानियों पर कुछ नयापन मिलता है? हाँ, कहानियों पर नयापन है। हाँ, 3 इडियट्स बनी है, तो वो शिक्षा के ऊपर नवाचार को कहती है कि डिग्री से ज़्यादा व्यक्ति प्रयोग कर सकता है, और उसने वो करके बताया उसके हीरो ने, कि वो उसने औपचारिक शिक्षा से उसको निकाल दिया, लेकिन अनौपचारिक में वो इतना बड़ा साइंटिस्ट बन गया कि उसने इतने तो
प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं है। और जैसा मैंने आपसे कहा कि मानव मन के अंदर, मानव मस्तिष्क में अभी भी 10% संभावनाएं केशव जी उपयोग में आई हैं। 90% अभी भी ये अंतरिक्ष तक पहुंच गया है, समुद्र की गहराई में पहुंच गया है, तकनीक में पहुंच गया है। तो मनुष्य के डायमेंशन, और आप देखिए कि अब संसाधन, और हर आदमी वीडियो देखता है, हर आदमी, तो अब ये लैपटॉप, तो एक नया संसार पूरा परिवर्तित, और समाज इसी से परिवर्तित हो रहा है। तो इसमें कलाओं में नया काम हो रहा है, शिल्प में काम हो रहा है, और संस्कृतियों के बीच में सात्मीकरण हो रहा है, और संस्कृतियां बदल रही हैं। अब आप देखिए गांव और शहर के आदमी में जब आता है तो उसकी वेशभूषा से, उसकी बातचीत से पता नहीं चलता। जब वो अफसर बन जाता है, आप देखिए कि कोई भेद नहीं रहता। और ये भेद छोटे स्तर पर हो सकते हैं, मनुष्यता के स्तर पर मानवीयता। तो मेरा सिर्फ अंतर संबंधों में एक बात जो मैसेज के लिए मैं कहना चाहता हूं कि ये सारी कलाएं समाज के विकास के अभ्युदय के साथ मानवीय मनुष्य से जुड़ी हैं। और मनुष्य का प्रतिबिंब यदि समाज है तो समाज का भी प्रतिबिंब मनुष्य है। सिनेमा, साहित्य, इस सब में मनुष्य और मनुष्यता के मूल्य बने रहें, एक लक्ष्य बना रहे। और 2 विश्व युद्धों से और इतने युद्धों से दुनिया लड़ चुकी है, और बहुत सारी महामारियां आती हैं। इसमें अपनी एकता को संदेश देने में, चाहे सिनेमा हो, चाहे साहित्य हो, चाहे ललित कला हो, चाहे मूर्ति कला हो, चाहे चित्रकला हो, चाहे स्थापत्य कला हो, दृश्य कवि हो, श्रव्य की हो, दृश्य और श्रव्य मिलके सिनेमा होता है। ये सारी कलाओं के माध्यम से मनुष्यता के मूल्यों की रक्षा होना चाहिए, मानवता की रक्षा होना चाहिए, और ऐसे मैसेज जाना चाहिए। एक तो आप जब विद्यार्थी थे, युवा थे जी, एक वो सोच, और एक जब आप पढ़ा रहे थे विद्यार्थियों को, एक वो सोच युवा की, और आज के युवाओं की सोच, जी, इनमें एक अपन अगर विज्ञान का जो तरक्की है, उन्नति है, उसको छोड़कर अगर देखें तो विचारों में किस तरह का बदलाव, परिवर्तन क्या आया है तीनों दौर की बात अगर बताएं। जैसे हमारे सोरोकिन ने और बहुत सारे लोगों ने जो शोध किए हैं संस्कृतियों के, और बहुत सारे लोगों ने, जैसा मैंने आपसे कहा कि जब जब प्रौद्योगिकी बदलती है ना केशव जी, तब तक युवा पीढ़ी के पास नए तकनीक आ जाते हैं। अब बचपन में बच्चे को मोबाइल हाथ में आ गया है, उसके साथ पूरी दुनिया उसकी मुट्ठी में आ गई है। एक ज़माने में ये नारा था कि कर लो दुनिया मुट्ठी में, तो हमको समझ में, लेकिन वाकई में एक दुनिया आ गई है। चेहरे से चेहरा देख सकते हैं आप, कोई भी ट्रांसफॉर्म, गूगल गुरु आ गए हैं, वो संवेदनशील नहीं है, वो अभिव्यक्त नहीं कर पाते, पर सारा नॉलेज, जैसे संस्कार तो नहीं दे रहे, संस्कार आंतरिक उपज है और वो सीखने से आती है। तो ये जो संस्कृतियों का संप्रेषण है, ये उनके जीवन में बदलाव हर संस्कृति में ला रहा है। और मैं आपको एक और बात बताऊं, यदि युवा पीढ़ी पुरानी पीढ़ी से ज़्यादा नहीं जानती ना केशव जी, तो ये दुनिया जितनी तेज़ी से आगे बढ़ रही है और तकनीक में फास्ट होती जा रही है, तो निश्चित रूप से उनके पास ज्ञान के प्रौद्योगिकी तरीके पर वो 1 मिनट में सब काम कर लेते हैं। हर पीढ़ी को ये लगता है कि नई पीढ़ी कम पर ऐसा नहीं है। उसकी फर्टाइलिटी नए, आप देखिए सिनेमा में कितना क्रांतिकारी, कहाँ की कोरियोग्राफी कहाँ पहुँच गई, संगीत कहाँ पहुँच गया, कलाएं कहाँ पहुँच गई। यही तो अंतर संबंध है जो उसके परिवर्तन के प्रवाह को बिल्कुल नए सिरे से लागू कर रहा है। आज की युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं आज की युवा पीढ़ी को कहना चाहूँगा कि वे अपनी अंतर्निहित क्षमताओं का, दक्षताओं का, और अपनी जो भारतीय संस्कृति के आध्यात्मिक मूल्यों की, पद्धतियों का जो संदेश है उसका अनुकरण करें, अंदर के दुनिया को भी जानें और बाहर की दुनिया को भी समझें। जब तक वे अपनी कोई, जैसा मैंने आपसे कहा कि कृष्ण यदि नहीं होते तो अर्जुन युद्ध नहीं कर पाता, तो उन्होंने एक व्याख्यान दिया युद्ध क्षेत्र में। इतिहास इस बात का कहीं नहीं कहता कि युद्ध क्षेत्र में किसी ने किसी को समझाया, और उस डिप्रेशन में जाते हुए जो युद्ध से पलायन करने की स्थिति में आ गया था, जिसकी त्वचा जल रही थी, और उसको उन्होंने उसको खड़ा किया। तो आज के युवा भी, जब मैं पढ़ता हूँ कि वो मतलब शुद्ध हो रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, या कहीं आत्महत्या कर रहे हैं, या कुछ इस तरह के समाचार छपते हैं, तो मन को बहुत दुख होता है। जीवन विधाता का सर्वोत्तम वरदान है, और जितनी भी ये जो ललित कलाएं हैं, समाज है, साहित्य है, संस्कृति है, सिनेमा है, ये मानवीय मस्तिष्क की उपज है और मनुष्य का सर्वोत्तम वरदान है। और मैंने जैसे आपसे कहा कि अभी भी इसकी 10% संभावना, अभी 90% बाकी है। तो मैं उनसे ये अनुरोध करता हूँ कि वे अपनी संभावनाओं का और दक्षताओं का खूब खुल के उपयोग करें, और अपने आत्मबल को, अपने इंद्रियों को, अपनी शक्तियों को आगे बढ़ाएं, और पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन करें। मतलब भीतर की शक्ति का उपयोग कम हो रहा है, या समझ नहीं पा रही पीढ़ी आज की जो अंतःकरण?
इंद्रियों का एक स्वभाव है, जो हमारी इंद्रियां हैं ना 5, वो बाहर की तरफ रहती हैं, वो अंतर्मुखी नहीं होती हैं। तो अध्यात्म में जैसा मैंने आपसे कहा कि यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि को इस भाषा से समझाएंगे तो शायद इतनी जल्दी पकड़ नहीं पाएंगे। नहीं, अब युवा पीढ़ी को ये समझ में आ रहा है कि यदि उनको मानसिक अस्थिरता आती है, और आरोह अवरोह जीवन में सबके आते हैं, सुख दुख आते हैं, तो उनको अपने आप को मजबूत बनाना पड़ेगा, अंदर से भी जैसा मैंने कहा और बाहर से भी। आत्मबल, आत्म अनुशासन, इंद्रियों, जो इंद्रजीत नहीं होता है ना केशव जी, वो विश्वजीत नहीं होता है। एक अंतिम प्रश्न सर, कि पश्चिम में हम देखते हैं 80 साल 90 साल के भी लोग काम करते हैं, बहुत हार्ड वर्क, मेंटली फिजिकली, वो थकते नहीं है, कभी वो रिटायर्ड मानती नहीं है। हमारे भारत में ऐसा क्यों है कि 60-65 साल के बाद आदमी बोलता है मैं रिटायर्ड हो गया यार, अब तो मेरा कुछ। जैसा मैंने आपसे कहा कि ये जो सांस्कृतिक मूल्य हैं, जी, मन कभी भी थकता नहीं है और वो हमेशा युवा रहता है। लेकिन भारत में तो है। भारत में देखिए, आज भी बहुत सारे लोग हैं, हमारे बहुत सारे शीर्षस्थ नेतृत्व के लोग हैं जो आपके सामने हैं, और वो 18 घंटे 20 उस उम्र की सीमा पार करके 20 घंटे काम करते हैं, 4 घंटे ही सोते हैं। तो ये तो शरीर की साधना है। आप इसमें से जैसे जितने सुर निकालोगे वो उसमें से उतने सुर लिखेंगे। किसी ने बहुत अच्छा, आप संगीत की बात कर रही है आपकी अकादमी, तो गौतम बुद्ध को सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है कि एक वो जो महिलाएं जा रही थी उसमें एक गीत गाया कि वीणा के तारों को इतना मत कसो कि उसमें से स्वर न निकले, और वीणा के तारों को इतना ढीला मत छोड़ो कि उसमें से स्वर न। अब ये लोकगीत था और गौतम बुद्ध के कानों में पड़ा और साहब उनका रूपांतरण हो गया, ये कहा जाता है, ये बात है। और उन्होंने, उनका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, उन्होंने वो पा लिया। और वो फिर उसके बाद देखिए आप, तो वो 50 इतने सालों तक वो अपना प्रवचन और व्याख्यान दे। तो बहुत सारे लोग हैं, शंकराचार्य कितनी कम उम्र में चले गए, और विवेकानंद, पर उन्होंने काम कितना किया। तो ये किसी की कोई सीमा नहीं है केशव जी। जैसे आप हैं, तो आप इतने सब करते हैं, तो मैं भी खुद आश्चर्यचकित होता हूँ कि यार इतना अकेला वन मैन आर्मी की तरह, बटालियन की तरह आप काम करते हैं। और निश्चित रूप से मैं आपकी प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ कि आप की बात, पर मैंने आपकी कार्यशैली को 30 सालों से देखा है, और आप जो ये इतना काम कर रहे हैं, तो आप थकते क्यों नहीं है? क्योंकि आपके अंदर काम करने की ऊर्जा है। तो ये सब साहित्य, समाज और संस्कृति और सिनेमा, जिसमें लोग रात रात भर काम करते हैं और बेहतर से बेहतर देने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे अभी सर ने जो आज की जो मानव को जो भटका हुआ मानव, कुछ लोग भटकते हैं और अपना जो एक मुकाम है वहाँ पहुँच नहीं पाते हैं, तो वो इच्छा शक्ति की कमी है। तो सर ने यही बताया कि जो आपकी आंतरिक इच्छा है उसको मजबूत कीजिए, आत्मविश्वास बढ़ाइए, तो आप जो चाहें वो पा सकते हैं। तो इसी प्रकार से आपको हर दिन विद्वानों से आपको मुलाकात कराते रहेंगे, उनसे चर्चा करते रहेंगे, ताकि जिनका मनोबल गिरा है, कमज़ोर है, वो भी उनकी इच्छा शक्ति बढ़े, मनोबल बढ़े। तो धन्यवाद, नमस्कार।